बहू, अब तुम्हें इस घर के रंग में ढलना होगा। जितनी जल्दी तुम इस घर के तौर तरीके अपना लो, उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरे बनाए गए कायदे कानून ही इस घर में चलते आ रहे हैं। उन्हें बदलने की कोशिश भूल कर भी मत करना। सास के बदलते तेवर देख सुगंधा हैरान थी। उसके मन में उथल पुथल होने लगी। वह सोच रही थी, अभी मैंने इस दहलीज को लांघा ही था कि मुझ पर शासन अभी से शुरू हो गया। नवविवाहिता सुगंधा अपने पति राघव के साथ ससुराल की देहरी पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी। चावल से भरे हुए कलश को पांव से गिरा उसने अंदर प्रवेश किया। उसकी सासू माँ कौसल्या देवी पूरे विधि विधान के साथ उसे अंदर ले गई। विधि विधानों के दौरान उसके द्वारा दिए जा रहे निर्देशों के ढंग से ही सुगंधा समझ गई थी कि उसकी सासू माँ काफ़ी दबंग किस्म की महिला है। वह एक ममतामयी माँ कम और शासन को हाथ में रखने वाली सासू माँ अधिक नज़र आ रही थी। रात को राघव ने भी उसे यही समझाया कि वह माँ के कहे पर चले और माँ को नाराज़ ना करे। माँ हमेशा से अपने मन का करती आई है और आगे भी यही होगा। सुगंधा को थोड़ा अजीब तो लगा, परंतु उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर हिलाकर ही रह गई। धीरे धीरे सारे रीति रिवाजों में एक हफ्ता बीत गया, मगर सुगंधा पिछले कई दिनों से देख रही थी कि आंगन के उस तरफ एक और कमरा है जिसमें सिर्फ काम वाली शांति बाई जाती थी और थाल में खाना भी ले जाती थी, और कोई भी उस कमरे की तरफ नहीं जाता था। उसने एक बार ननद शिवानी से पूछने की कोशिश की, तभी सास का कड़कता हुआ स्वर सुनाई दिया, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा छानबीन करने की, अपना काम करो। सहम कर चुप हो गई सुगंधा। अब धीरे धीरे सारे मेहमान भी जा चुके थे। अब घर में सिर्फ उसके सास ससुर, ननद शिवानी, पति राघव और वह रह रहे थे। एक दिन दोपहर को जब सभी अपने कमरे में आराम कर रहे थे, पति राघव भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वह दबे पांव आंगन के उस पार उस कमरे तक जा पहुंची। वहां जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बहुत ही दुर्बल कृशकाय वृद्ध महिला बिस्तर पर पड़ी थी। बगल में ही तिपाई पर खाने का थाल रखा था। खाना क्या था? पतला सा चावल का पानी था। उस महिला के पूरे शरीर पर बिस्तर पर पड़े रहने के कारण छाले उभर आए थे। राघव सावधानी पूर्वक उनके छालों पर मरहम लगाने का प्रयास कर रहा था। व्यथित स्वर में सुगंधा ने पूछा, राघव कौन है यह, और यह इस हालत में क्यों है? राघव कुछ क्षण मौन रहा, फिर दबे स्वर में कहा, ये दादी है मेरी सुगंधा। स्तंभित रह गई। फिर यह इस अवस्था में क्यों है और इधर अलग थलग इस कमरे में क्यों पड़ी है? क्योंकि दादी ने अभी तक गांव के खेतों वाली ज़मीन के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अच्छा ही हुआ कि नहीं किए। अगर उन्होंने कर दिए होते तो माँ तो इन्हें घर से बाहर ही निकाल देती। राघव ने झिझकते हुए कहा, तो तुम यह सब देख सुनकर भी चुप क्यों हो? कुछ करते क्यों नहीं? क्या तुम्हें अच्छा लगता है दादी का इस हाल में होना? सुगंधा का मन द्रवित हो गया। पिताजी ने उन्हें एक बार समझाने का प्रयास किया था, पर माँ ने आग बबूला होते हुए अपनी नाड़ी तक काट लेने की धमकी दे डाली। विवश हो गए हम सब। बहुत बुरा लगता है दादी को इस हाल में देखकर। राघव का गला रुंध गया। एक बार प्रयास तो करके देखो सब कुछ बदलने का। माँ कुछ नहीं करेगी। ऐसे लोग अंदर से डरपोक होते हैं। वह सिर्फ भय दिखा रही है ताकि सब उनकी बात मान जाएं। अन्याय का विरोध करना सीखो राघव। मैं दादी को अभी और इसी वक्त इस कमरे से बाहर ले जाऊंगी। तुम बाहर जाओ। मैं दादी का शरीर पोंछकर और कपड़े बदलकर उन्हें बाहर लाती हूँ। कौसल्या देवी आराम करने के बाद उठी तो बैठक से हंसने बोलने की आवाज़ सुन
उस तरफ आ पहुंची। वहां साफ सुथरे कपड़े में दादी को बैठी देखकर ही उनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह चीखते हुए बोली, किसकी हिम्मत हुई इन्हें यहाँ लाने की? सुगंधा ने शांत स्वर में कहा, इन्हें यहाँ लेकर मैं आई हूँ मम्मी जी। किससे पूछकर और किसकी अनुमति से? कौशल्या देवी दहाड़ी। मम्मी जी, मैं भी इस घर की बहू हूँ, आपकी तरह। इस घर पर जितना अधिकार आपका है उतना ही मेरा भी है। मैं यह सब बातें आपसे नहीं कहना चाहती थी, पर इस घर में जो कुछ भी अन्याय हो रहा था दादी के साथ, वह देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अब दादी मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में रहेंगी और पूरे अधिकार और सम्मान के साथ रहेंगी। इनका तिरस्कार अब मैं और सहन नहीं करूँगी। वह इस घर की असली मालकिन है और वही रहेंगी। अब आप मुझे इतना विवश न करें कि मुझे कानून का सहारा लेना पड़े। शायद बात अब आपकी समझ में आ चुकी हो मम्मी जी। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ और जीवन पर्यंत करती रहूँगी और आपके प्रति अपने सारे कर्तव्यों का पालन करूँगी और आपसे भी यही अपेक्षा रखती हूँ कि आप भी अपने कर्तव्य दादी माँ के प्रति निभाएं। कौशल्या देवी ने मुड़कर पति और राघव की तरफ देखा तो वे भी अपनी दृष्टि मिलाए दृढ़ खड़े दिखाई दिए। कौशल्या देवी अवाक खड़ी पलट को देखती रह गई और वह फट से बोली, मुझे तो पता था यह लड़की मेरे घर में बर्बादी के मकसद से आई है। शुरू से ही यह इस घर पर मालिकाना हक चाहती थी, इसीलिए इसने मेरे परिवार के लोगों को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। मैं इसकी चालाकी सही समय पर समझ जाती तो शायद आज मेरा परिवार मेरी मुट्ठी में होता, ना कि इस लड़की के बहकावे में आकर मुझे गुनहगार बना देता। कोई बात नहीं, इस लड़की से तो मैं अकेले ही निपट लूँगी वक्त आने पर। दोस्तों, परिवार में अपना रौब जमाना, अपनी मर्जी लोगों पर थोपना, उनकी भावनाओं की कद्र न करना और अपने बड़े बुजुर्ग को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देकर अपनी मनमानी करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अपने घमंड में आकर लोग अपने रिश्ते और अपने परिवार को अपने से अलग कर देते हैं। भलाई इसी में है कि हम सबकी सहमति और सबकी खुशी को अहमियत दें, ना कि अपने अहम के वजह से परिवार वालों को दुख पहुंचाएं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।